हेलो दोस्तों, बिगनर्स माइंड में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स। इसरो ने लॉन्च किया यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोबा 3 सूर्य के रहस्यों का खंगालेगा। प्रोबा 3 किस लिए किया है? सूर्य के रहस्य को खंगालने के लिए। किसने लॉन्च किया है? इसरो ने गुरुवार को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को 2 उपग्रह को सफलतापूर्वक निर्धारित कक्षा में स्थापित किया। इसरो के PSLV C-59 रॉकेट ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में से शाम 4:04 पर प्रोबा 3 के साथ उड़ान भरी। इसरो ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर बताया, PSLV C-59 प्रोबा 3 मिशन ने ESA के उपग्रहों को सटीकता के साथ उनकी निर्धारित कक्षा में तैनात करके अपने प्रक्षेपण उद्देश्यों को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। यह PSLV के विश्वसनीय प्रदर्शन, NSIL और इसरो के सहयोग और ESA के अभिनव लक्ष्यों को एक प्रमाण है। प्रोबा 3 मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA का सोलर मिशन है जो सूर्य के रहस्यों को खंगालेगा। इसमें 2 उपग्रह शामिल हैं जो एक साथ 1 मिलीमीटर की दूरी पर रहेंगे। ESA ने बताया कि एक सूर्य का अध्ययन करेगा जबकि दूसरा पहले उपग्रह को सूरज के फेरी डिस्क से सुरक्षा प्रदान करेगा। मिशन का उद्देश्य सूरज के वातावरण या कोरोना और सौर तूफान तथा अंतरिक्ष के मौसम का अध्ययन करना है। इससे पहले इस सीरीज का पहला सोलर मिशन 2001 में इसरो ने लॉन्च किया था। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार बन रहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने ली उप मुख्यमंत्री की शपथ। भारतीय जनता पार्टी भाजपा विधायक दल के नेता देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को आजाद मैदान में तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अब देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के 21वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। उनके साथ एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री की शपथ ली है। अजीत पवार ने आज 6वीं बार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। बीजेपी के तमाम नेता भी शपथ ग्रहण में हुए शामिल। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, रामदास अठावले, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कई राजनेता मौजूद रहे। PM मोदी और भूटान नरेश ने द्विपक्षीय बैठक संबंधों की लगातार मजबूती को लेकर जताई प्रतिबद्धता। PM मोदी ने गुरुवार को नई दिल्ली में भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत भूटान के बीच साझेदारी लगातार मजबूत करने को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। PM मोदी ने अपने आवास पर किया स्वागत। PM मोदी ने 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित सरकारी आवास पर भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और रानी जैतसुन पेमा वांगचुक का स्वागत किया। PM ने दोनों को शुभकामनाएं देते हुए इसी वर्ष मार्च में अपनी राजकीय यात्रा के दौरान भूटान की सरकार और लोगों द्वारा दिए गए असाधारण गर्मजोशी भरे आतिथ्य को याद किया। भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ संबंधों को मजबूत करने पर जोर। PM मोदी और भूटान नरेश ने द्विपक्षीय संबंधों को उत्कृष्ट स्थिति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच आर्थिक संपर्क बढ़ाने में हुई प्रगति की समीक्षा की तथा गैल्फू माइंडफुलनेस सिटी पहल पर विचार आदान प्रदान किया, जो भूटान के विकास को गति देने तथा भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए महामहिम द्वारा संचालित एक दूरदर्शी परियोजना है। वर्ल्ड सॉइल डे 2024। भारत में किसानों को अब तक 24.17 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिए गए। विश्व मृदा दिवस वर्ल्ड सॉइल डे प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को सॉइल डे या फिर मृदा दिवस। दुनिया भर में मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए WSD एक अनोखा मंच है जो मिट्टी का जश्न मनाता है और नागरिकों को शामिल करता है। पृथ्वी का अस्तित्व मिट्टी के साथ अनमोल संबंध पर निर्भर करता है। हमारा 95% से अधिक भोजन मिट्टी से आता है। इसके अलावा वे पौधों के लिए आवश्यक 18 प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक तत्वों में से 15 की आपूर्ति करते हैं। जलवायु परिवर्तन और मानव गतिविधि के कारण हमारी मिट्टी का क्षरण हो रहा है। कटाव प्राकृतिक संतुलन
को बाधित करता है और भोजन में विटामिन और पोषक तत्वों का स्तर कम हो जाता है। भारत में उपजाऊ मिट्टी के महत्व को देखते हुए देश के किसानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च की थी। देश भर में किसानों को अब तक 24.17 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। न्यायमूर्ति मनमोहन ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में ली शपथ। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने गुरुवार को न्यायमूर्ति मनमोहन को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। मंगलवार को केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिश पर न्यायमूर्ति मनमोहन की सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति को मंजूरी दे दी। केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री ने पोस्ट कर लिखी जानकारी। प्लेटफॉर्म पर एक्स पर पोस्ट में केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल ने यह घोषणा की कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई की परामर्श के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनमोहन को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने में प्रसन्न है। केंद्रीय इस्माइल उपयोजना 970 लोगों का पुनर्वास, 169 परिवारों को वापस मिले उनके बच्चे। केंद्र सरकार भीख मांगने वाले बच्चों और वयस्कों के व्यापक पुनर्वास का प्रयास कर रही है। बुधवार को राज्यसभा में दी गई एक जानकारी में सरकार ने बताया कि इसके लिए इस्माइल उपयोजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के चलते 169 परिवारों को उनके बच्चे वापस मिले हैं। सभी बच्चे अलग अलग स्थानों पर भीख मांगकर अपना गुजर बसर कर रहे थे। उपयोजना के अंतर्गत अब तक 7,660 लोगों की पहचान। केंद्र सरकार की योजना की मदद से बच्चों को उनके माता पिता के पास पहुंचाया गया। केंद्र सरकार के मुताबिक इस्माइल उपयोजना धार्मिक, ऐतिहासिक, पर्यटन महत्व के 81 शहरों व कस्बों में बच्चों सहित भीख मांगने के काम में लगे अन्य लोगों के व्यापक पुनर्वास के लिए लागू की जा रही है। इस उपयोजना के अंतर्गत अब तक 7,660 लोगों की पहचान की गई है। इनमें से 970 लोगों का पुनर्वास किया जा चुका है। इसमें 352 बच्चे भी शामिल हैं। केंद्र सरकार ने जानकारी देते हुए बताया कि इन 352 बच्चों में से 169 को उनके माता पिता से मिलवाया गया, वहीं 79 को आंगनवाड़ी भेजा गया, 33 को बाल कल्याण समितियों को सौंपा गया और 71 बच्चों को स्कूलों में नामांकन कराया गया। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस 2024 देश का 57वां टाइगर रिजर्व बना एमपी का रातापानी टाइगर रिजर्व। हर साल 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर लॉरी मार्कर ने 4 दिसंबर 2010 को खयाम नामक चीते की याद में इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस के रूप में घोषित किया, जिसे उन्होंने वेस्टर्न ओरेगन में वन्यजीव सफारी में एक शवक से पाला था। भारत भी अपने बाघों के संरक्षण में काफ़ी प्रगति कर रहा है। देश ने अपनी सूची में 57वां बाघ अभ्यारण्य जोड़ा है। सूची में शामिल होने वाला नवीनतम स्थान मध्य प्रदेश में रातापानी टाइगर रिजर्व है। रातापानी टाइगर रिजर्व का कोर क्षेत्र 763.8 वर्ग किलोमीटर है। बफर क्षेत्र 507 वर्ग किलोमीटर और कुल क्षेत्र 1271.4 वर्ग किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश का 8वां बाघ अभ्यारण्य है। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस चीतों को विलुप्त होने से बचाने की तत्काल आवश्यकता के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाता है। चीता सबसे प्राचीनतम बड़ी बिल्ली प्रजातियों में से एक है, जिसके पूर्वजों का इतिहास 5 मिलियन वर्ष से अधिक पुराना मियोसीन युग में पाया जा सकता है। चीता विश्व का सबसे तेज स्थलीय स्तनपायी है, जो अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है। विश्व के 7,000 चीतों में से अधिकांश दक्षिण अफ्रीका, नाम्बिया, बोत्सवाना में रहते हैं। नाम्बिया में विश्व की सबसे बड़ी चीता आबादी रहती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में रेलवे संशोधन विधेयक 2024 को पेश किया। केंद्र सरकार ने बुधवार को लोकसभा में रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। विधेयक 1905 के रेलवे बोर्ड अधिनियम और 1989 के रेलवे विधेयक को एकीकृत करेगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज बुधवार विधेयक को लोकसभा में चर्चा के लिए पेश किया। उन्होंने कहा कि रेलवे बोर्ड और रेलवे से जुड़े विधेयक को एकीकृत करने से रेलवे का विकास और कार्यदक्षता बढ़ेगी। पिछले 10 साल में पीएम मोदी ने रेलवे के बजट में कई गुना का इजाफा किया। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे के बजट में कई गुना का इजाफा किया है। भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 के तहत केंद्र सरकार रेलवे के संबंध में अपनी शक्तियों और कार्यों को रेलवे बोर्ड में निवेश कर सकती है।
विधेयक 1905 अधिनियम को निरस्त करता है और इन प्रावधानों को रेलवे अधिनियम 1989 में शामिल करता है। इस विधेयक का उद्देश्य रेलवे बोर्ड की शक्तियों को बढ़ाने और परिचालन दक्षता में सुधार करने के लिए रेलवे अधिनियम 1989 में संशोधन करता है। विधेयक के प्रमुख प्रावधानों में भारतीय रेलवे अधिनियम 1905 को रेलवे अधिनियम 1989 में एकीकृत करना शामिल है। उत्तराखंड में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए सरकार की नई पहल गोल्डन आवर। उत्तराखंड सरकार ने आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए ऐतिहासिक पहल की है। राज्य में एक सुदृढ़ इमरजेंसी ट्रॉमा केयर नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से देहरादून में इस राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय बैठक में विशेषज्ञों और संस्थानों ने मिलकर आपदा और दुर्घटना के समय गोल्डन आवर के भीतर मरीजों को त्वरित और प्रभावी चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने की रणनीतियों पर चर्चा की। बैठक में स्टेट हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश और हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस दौरान गंभीर रूप से घायल मरीजों को गोल्डन आवर के भीतर उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए रणनीतियां साझा की गईं। कार्यकारी निदेशक एवं राष्ट्रीय शिशु स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक स्वाति एस भदौरिया ने इस पहल को राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने जोर दिया कि ट्रॉमा केयर नेटवर्क से आपात स्थिति में पीड़ितों को त्वरित और सटीक चिकित्सा सहायता मिलेगी। आरबीआई ने आर्थिक विकास और महंगाई के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए शुरू की 3 दिवसीय बैठक। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने आज बुधवार से 3 दिवसीय बैठक की शुरुआत की, जिसमें आर्थिक विकास को बढ़ावा और महंगाई को नियंत्रित करने पर चर्चा होगी। इस बैठक में मुख्य फोकस रेपो रेट पर होगा, जो पिछले 9 बैठकों से 6.5 पर बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार इसमें बदलाव की संभावना ना के बराबर है, क्योंकि आरबीआई मुख्य लक्ष्य महंगाई को कम करना है। वित्तीय वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 5.4% की दर से बढ़ी, लेकिन महंगाई चिंता का विषय बनी हुई है। अक्टूबर में उपभोक्ता मूल्य सूचांक सीपीआई 6.21% रहा, जो आरबीआई के 4.8% के लक्ष्य से काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि मार्च 2025 तक खाद्य वस्तुओं की कीमतों में गिरावट की उम्मीद है, लेकिन 4% के स्थिर लक्ष्य तक पहुंचने में अभी समय लगेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर महंगाई को काबू नहीं किया गया तो यह कई क्षेत्रों में कीमतें बढ़ा सकती है। एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ने कहा कि आरबीआई अपने विकास और महंगाई के अनुमान में बदलाव कर सकता है, लेकिन अभी रेपो रेट में कटौती की संभावना नहीं है। आरबीआई वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और मुद्रा विनिमय फॉरेक्स के प्रभाव को लेकर सतर्क है, क्योंकि दरों में जल्दबाजी से कटौती करने पर आयातित महंगाई और तरलता प्रबंधन की लागत बढ़ सकती है। दक्षिण कोरिया में अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों का किया अलर्ट। दक्षिण कोरिया में अमेरिकी दूतावास ने बुधवार को अपने नागरिकों के लिए एक आपातकालीन चेतावनी जारी की। दूतावास ने कहा कि मार्शल लॉ हटाने के बाद हालात अस्थिर हो सकते हैं और नागरिकों से सुरक्षा के मामले में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने यह भी बताया कि वह बुधवार को अमेरिकी नागरिकों और वीज़ा आवेदकों के लिए अपनी नियमित काउंसलर नियुक्तियां रद्द कर देगा। अमेरिकी दूतावास ने अपनी वेबसाइट पर एक आपातकालीन सूचना पोस्ट की। योनहाप समाचार एजेंसी के अनुसार दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने मार्शल लॉ घोषित किया था। उसके अगले दिन अमेरिकी दूतावास ने अपने वेबसाइट पर एक आपातकालीन सूचना पोस्ट की। यह सूचना कुछ घंटों बाद ही हटा ली गई, जब नेशनल असेंबली ने मार्शल लॉ को अस्वीकार करने के लिए मतदान किया। बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पेश। वित्त मंत्री ने बताया क्या है लाभ। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 को पेश किया। इस विधेयक में बैंक खाताधारक को अपने खाते में अधिकतम 4 नामांकित व्यक्ति रखने की अनुमति देने का प्रस्ताव है। खाते में अधिकतम 4 नामांकित व्यक्ति रखने की अनुमति। वित्त मंत्री ने बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 को लोकसभा में पेश करते हुए सदन को बताया कि प्रस्तावित संशोधनों से भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में प्रशासन मजबूत होगा और इसके साथ ही नामांकन और निवेशकों की सुरक्षा के संबंध में उपभोक्ता और ग्राहकों की सुविधा बढ़ेगी। इस विधेयक में बैंक खाताधारक को अपने खाते में अधिकतम 4 नामांकित व्यक्ति रखने की अनुमति देने का प्रस्ताव है। कुल 19 संशोधन प्रस्तावित। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस विधेयक को लोकसभा में विचारार्थ और पारित करने के लिए पेश करते हुए कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक
1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955, बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970 और बैंकिंग कंपनियों उपक्रमों का अधिग्रहण हस्तांतरण अधिनियम 1980 में बदलाव लाने के लिए कुल 19 संशोधन प्रस्तावित किए जा रहे हैं। देश के किसानों ने इथेनॉल पेट्रोल मिश्रण से 3 वर्षों की 57,552 करोड़ रुपए की कमाई। केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल प्रोग्राम से किसानों को पिछले 3 वर्षों में 57,552 करोड़ रुपए कमाने में मदद मिली। इससे पिछले 3 वर्षों में 75,000 करोड़ रुपए से अधिक विदेशी मुद्रा की बचत हुई। ईवीपी कार्यक्रम के तहत पब्लिक सेक्टर की तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल के साथ मिश्रित इथेनॉल बेचती हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने राज्यसभा को बताया कि पिछले 3 वर्षों में 30 सितंबर 2024 तक ईवीपी कार्यक्रम के चलते लगभग 110 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल का विस्थापन हुआ है और CO2 में लगभग 332 लाख मीट्रिक टन की कमी आई है। ईवीपी प्रोग्राम के तहत पेट्रोल के साथ इथेनॉल का मिश्रण इथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2018-19 में 188.6 करोड़ लीटर से बढ़कर ESY 2023-24 में 700 करोड़ लीटर से अधिक हो गया। इसके साथ ही इथेनॉल मिश्रण ESY 2023-24 में बढ़कर लगभग 14.6% हो गया, जो कि पहले ESY 2018-19 में 5% था। भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास बोटोंग कैंप में शुरू होगा। भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति का चौथा संस्करण आज मलेशिया के पहांग जिले के बोटोंग कैंप में शुरू हुआ। यह अभ्यास 2 दिसंबर से 15 दिसंबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा। 78 कर्मियों वाली भारतीय टुकड़ी का प्रतिनिधित्व महार रेजिमेंट की एक बटालियन कर रही है। रॉयल मलेशिया रेजिमेंट के द्वारा 123 कर्मियों वाली मलेशियाई टुकड़ी का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। संयुक्त अभ्यास हरिमऊ शक्ति एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो भारत और मलेशिया में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। पिछले संस्करण नवंबर 2023 में भारत के मेघालय में उमरोई छावनी में आयोजित किया गया था। और इसके साथ करंट अफेयर्स हो जाती है समाप्त।